दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। आज जनहित की कवर स्टोरी के केंद्र में है हिंदू, मुसलमान और अखिल भारतीय घमासान। जयपुर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी। मुर्शिदाबाद में जिस बाबरी को लेकर सियासी हंगामा मचा हुआ है, वहां जुमे के मौके पर धार्मिक ध्रुवीकरण की पिक्चर वायरल हो गई है। बांग्लादेश में हिंदू हत्या के खिलाफ कोलकाता की सड़कों पर 1000 संतों ने प्रदर्शन किया तो माहौल गर्म हो गया। वहीं जिस हिजाब को लेकर पिछले हफ्ते देश भर में बवाल मचा था, वो अब मुंबई के बीएमसी चुनाव का मुद्दा बन गया है। शुरुआत जयपुर की खबर से करेंगे, जहां आज तड़के मस्जिद के सामने अवैध निर्माण हटाने को लेकर भीड़ ने पत्थरबाजी की। पुलिस वालों के सिर फोड़ दिए गए। सुबह से जयपुर और आसपास तनाव का माहौल देखा जा रहा है। इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। पुलिस ने 100 पत्थरबाजों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। सीएम ने कहा है कि जो लोग भी इस हिंसा में शामिल हैं, उन पर फूल नहीं बरसेंगे बल्कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। जगह जयपुर का चोमू। समय तड़के 3 से 4 बजे के बीच। रात का अंधेरा था, रोड जंग का मैदान बन गया। पुलिस वालों पर पत्थर फेंके जा रहे थे। पुलिस वाले भी जवाबी पत्थर फेंक रहे थे। सड़क पर पड़े इन ईंट पत्थरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रात को हिंसा के समय नजारा कैसा रहा होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, सुबह के लगभग 4 बज रहे हैं और जिस प्रकार से पुलिस अपना मोर्चा संभाल रही है, इन जवानों को सैल्यूट है। कहानी कुछ यूं है कि चोमू में बस स्टैंड के पास कलंदरी मस्जिद है। आरोप है कि फुटपाथ को कब्जा करके अवैध तरीके से इस मस्जिद को बनाया गया है। सुबह की घटना के बाद से यहां आज दिन की स्थिति आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि करीब 45 साल से मस्जिद के ठीक सामने सड़क पर पत्थरों का ढेर था। विवाद की वजह से कोई भी उस पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं करता था। गुरुवार को दिन में कई दौर की बातचीत के बाद जब मुस्लिम पक्ष की सहमति बनी, तब जाकर कल दिन में ही पत्थर हटा दिया गया। दिन में पत्थर तो हटा लिए गए, लेकिन रात को ही कुछ लोगों ने सड़क को कब्जा करने की नियत से वहां स्थायी निर्माण के लिए लोहे के गार्डर लगा दिए। इस वीडियो में आप गार्डर लगाते हुए लोगों को देख भी सकते हैं। पुलिस को जब सूचना मिली तो टीम रोकने पहुंची। उसी दौरान तनाव बढ़ा और कुछ उपद्रवियों ने पत्थरों की बरसात कर दी। 45 साल से पड़े पत्थर से पुलिस वालों के सिर फोड़ दिए गए। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर मोहम्मद मोइन ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और पूरी कहानी आप तक पहुंचाने के लिए कैमरे में कैद की। मस्जिद के नाम पर अगर कुछ है तो वो पूरा का पूरा अतिक्रमण है। चौराहे से बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि ये एक मस्जिद की शक्ल इसे दी गई है, हालांकि कोई स्ट्रक्चर इस पे नहीं है। यहाँ पर आकर ये रास्ता बंद हो जाता है और इसी फुटपाथ पर ये मस्जिद बनाई गई है। यहाँ पर नमाज अदा की जाती है। 45 साल से जो पत्थर पड़े थे, उससे सड़क पर आवाजाही प्रभावित होती थी। पुलिस और प्रशासन ने व्यवस्था ठीक करने के लिए अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया, लेकिन अमन के दुश्मनों को पसंद नहीं आया। अब हिंदू पक्ष भी अड़ गया है कि अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाओ। कि जो अवैध अतिक्रमण है वो पूर्ण रूप से हटना चाहिए और जिस प्रकार से सुनियोजित तरीके से कल पुलिस प्रशासन के ऊपर प्रहार किया गया, लाठियों से, डंडों से, कांच की बोतलों से, उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। फिलहाल तनाव को देखते हुए चोमू इलाके में भारी पुलिस वालों की तैनाती की गई है। पुलिस के आला अधिकारी भी कैंप कर रहे हैं। सुबह से ही करीब 50 से ज्यादा उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस कुछ इस अंदाज में
पत्थरबाजों को पकड़कर ले जाती हुई नजर आई। फिलहाल इलाके में इंटरनेट बंद किया गया है ताकि गलत सूचना या अफवाह ना फैले। बात अब कोलकाता की, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज 1000 साधु संतों ने सड़क पर मार्च किया। बांग्लादेश के उप उच्चायोग के सामने प्रदर्शन किया गया है। बांग्लादेश में दर्जन भर हिंदुओं की हत्या को लेकर बीजेपी इन दिनों आक्रामक है। इजराइल की तरह कार्रवाई की मांग की जा रही है। पूर्व यानी बांग्लादेश से आ रही तस्वीरों से देश गुस्से की आग में उबल रहा है। गुस्से की आग उत्तर, पश्चिम और दक्षिण तक फैल चुकी है। अलग अलग जगहों पर हिंदू संगठन बांग्लादेश के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा केंद्र है कोलकाता। करीब 1000 साधु संतों के साथ बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी का कारवां बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन के लिए निकला। सुवेंदु अधिकारी और उनके साथ चल रहे साधु संतों ने गले में मृतक दीपदास की तस्वीर लटकाई हुई थी। ये लगातार चौथा दिन है जब सुवेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन तक मार्च किया। आज डिप्टी हाई कमीशन की तरफ से सुवेंदु अधिकारी को मिलने के लिए अंदर बुलाया गया। भारी सुरक्षा बलों के बीच सुवेंदु अधिकारी और 5 संत बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन में दाखिल हुए। इस दौरान डिप्टी हाई कमीशन के बाहर 1000 साधुओं ने डेरा डाला हुआ था। सुवेंदु अधिकारी साफ कह चुके हैं कि अगर बात नहीं बनी तो अगले महीने गंगा सागर मेला आने वाला है। अगले महीने गंगा सागर मेला आने वाले सभी साधु संत बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन के बाहर ही डेरा डालेंगे। जैसे इजराइल सिकाया गाजा में, उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू, देश का हिंदू हित में चल रहा है। सरकार सबक सिखाना चाहिए, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हम लोग सबक सिखाया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री भी आज केंद्र सरकार से बांग्लादेश के मुद्दे पर कड़े कदम उठाने की मांग की है। भारत सरकार को कोई ठोस कदम हिंदुओं के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए उठाना जरूरी हो गया है। यदि अब नहीं उठाया तो वो दिन दूर नहीं है जब हिंदू और हिंदुत्व का अस्तित्व पूर्णतया खतरे में पहुंच जाएगा और डायनासोर की तरह विलुप्त तो नहीं होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम हो जाएगा, घट जाएगा। हालांकि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही घटनाओं पर भारत सरकार की भी पूरी नजर है। आज विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उनके खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है, ये गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में मेमनसिंह में एक हिंदू युवा की हत्या हुई। राजनीतिक हिंसा बताकर इसको नजरअंदाज या दरकिनार नहीं किया जा सकता। सड़क से लेकर सरकार के स्तर तक बांग्लादेश के मुद्दे पर हलचल तेज है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत अपनी कूटनीति से बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की मुश्किलात दूर करने में कामयाब हो पाए। आज शुक्रवार का दिन है। मुर्शिदाबाद में जिस जगह पर बाबरी मस्जिद बन रही है, वहां आज फिर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जुटे। जैसे राम मंदिर के निर्माण के लिए अयोध्या में हिंदुओं ने कार सेवा की थी, उसी की नकल करते हुए मुस्लिम समाज के लोग भी मस्जिद निर्माण के लिए ईंटें पहुंचा रहे हैं। अब वहां पर ईंटों की कई दुकानें खुल गई हैं, जहां 10 रुपए प्रति ईंट के हिसाब से लोग खरीद रहे हैं। इस बीच पिछले शुक्रवार की नमाज के दौरान का एक वीडियो भी जबरदस्त वायरल है। ड्रोन कैमरे में कैद ये तस्वीरें पिछले शुक्रवार यानी 19 दिसंबर की हैं, जहां तक खेतों में नजर जाएगी सिर्फ लोग ही लोग दिखेंगे। हुमायूं कबीर जिस जगह पर बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं, वहां यूं ही नमाज पढ़ने वाले शुक्रवार को बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। हालांकि शिलान्यास के बाद तीसरे शुक्रवार को आई भीड़ पहले 2 शुक्रवार की तुलना में कम रही। मुर्शिदाबाद में जिस जगह पर मस्जिद बन रही है, वहां मानो एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। अलग अलग इलाकों से मुस्लिम समुदाय के लोग यहां घूमने आ रहे हैं, मस्जिद के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। एक सिर पर ढोकर 2 ईंट ले जा रहा है, तो कोई 4 ईंट लेकर अपनी सेवा दे रहा है। मस्जिद जहां बननी है,
वहाँ ईंटों का ढेर लग गया है। कोई तस्वीरें खिंचवा रहा है, कोई वीडियो बना रहा है। यहाँ बकायदा ईंट बेचने का बिजनेस मॉडल भी डेवलप हो चुका है। 10 टका ले जा। ये जो माइक से आप बांग्ला में अनाउंसमेंट सुन रहे हैं, असल में ये 10 रुपए प्रति ईंट का भाव बताया जा रहा है। जो लोग मस्जिद बनवाने में अपनी बरकत मान रहे हैं, वो 10 रुपए प्रति पीस के हिसाब से ईंट खरीद कर दान दे रहे हैं। एबीपी न्यूज की टीम जब यहाँ पहुंची तो बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग ईंट खरीदते दिखे। परिवार वालों के नाम पर लोग ईंट दान में दे रहे हैं। जितना हमारे को हो सका ईंट का पैसा दिया है और इंशाल्लाह जो आगे होगा इतना और भी मदद करेगा इंशाल्लाह। मैं बम्बई में काम करता हूँ, पश्चिम मेदिनीपुर में मेरा गांव है। वहाँ से जब सुना कि बाबरी मस्जिद यहाँ पे बन रहा है तो मैं घर से 2 ईंट लेके आया, मम्मी पापा का नाम लिख के, और यहाँ पे 2 लिया हूँ, माने 4 ईंटा हम वहाँ पे देने जा रहा हूँ मस्जिद पे। पिछले हफ्ते यहाँ बाबरी के नाम वाली टी शर्ट की दुकानें खुली थी। होटलों पर भी बाबरी की तस्वीर लगाई गई थी। नमाज पढ़ने वालों का ये ड्रोन वीडियो अब बंगाल की पॉलिटिक्स में नया रंग घोलने वाला है। वैसे भी 6 दिसंबर को जब से बाबरी का शिलान्यास हुआ है, तब से बंगाल का माहौल गरमाया हुआ है। मस्जिद बनवा रहे हुमायूं कबीर खुश हैं। उन्हें उनका समाज हर तरह से सहयोग दे रहा है। 6 तारीख किया, आज 26 तारीख, 20 दिन हुआ। लोगों को इतना पैसा दे रहा है, पैसा के साथ साथ सारा चीज़ दे रहा है, तो मैं ताज्जुब बन गया। मैं कभी सोचा नहीं जो इंडिया का मुसलमान आबादी का बाबरी को साथ इतना प्यार है। बंगाल चुनाव से पहले बाबरी सिर्फ मस्जिद का नाम नहीं रह गया है, बल्कि चुनावी पॉलिटिक्स का पूरा पैकेज बन चुका है। इसी मस्जिद के बहाने ध्रुवीकरण की राजनीति को भी धार दी जा रही है। तो बंगाल में हिंदू मुस्लिम की सियासी गोलबंदी की रणनीति तैयार की जा रही है। जनहित में आगे बढ़ते हुए अब बात बीएमसी चुनाव में हिजाब विवाद की करेंगे। कल तक बिहार के सीएम नीतीश कुमार का हिजाब कांड सुर्खियों में था, लेकिन आज महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने हिजाब की एंट्री करा दी है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि मुंबई के मेयर की कुर्सी पर पठान या खान ही नहीं, हिजाबधारी मुस्लिम महिला की भी दावेदारी है। इस बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में धार्मिक ध्रुवीकरण का करंट फैल चुका है। महाराष्ट्र की सियासत का सबसे बड़ा सवाल है मुंबई का मेयर कौन। इसके जवाब में सियासी राग कुछ यूं है। तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला मुंबई का मराठी समाज और हिंदू समाज, मुंबई का महापौर मराठी होगा, हिंदू होगा, हिंदुत्ववादी और विकास। सही मायने में देश की सबसे अमीर महानगर पालिका का महापौर कौन बनेगा, ये 15 जनवरी को 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा मुंबई कर तय करेंगे। लेकिन खालिस मुस्लिम राजनीति करने वाली AIMIM के मुताबिक आगे की दावेदारी पठान, खान, अंसारी या फिर हिजाबधारी की है। तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला पठान, खान, शेख, सैयद, अंसारी, कुरैशी क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है। एक दिन हमारी हिजाब पहनने वाली महिला भी मुंबई की मेयर बन सकती है और इंशाल्लाह एक दिन बनेगी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बीएमसी चुनाव में हिजाब की एंट्री कर दी है। वजह है 15 दिसंबर का वो विवाद जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ज्वाइनिंग लेटर देते वक्त यूनानी डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब चेहरे से नीचे खींच दिया था। अब AIMIM ने इसे चुनावी मुद्दा बना दिया है, लेकिन महायुति ने इसमें भी हिंदू मुसलमान की युक्ति लगा दी है। उनको आगे करके कैसे जिहादी लोग उनके जरिए पूरे मुंबई पर कब्जा करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, यह पूरा मुंबई और मुंबई का हिंदू समाज, मराठी समाज देख रहा है। आने वाले दिनों में इन जिहादियों को महानगर पालिका चुनाव में पूरी तरह से पराजित करना है, ताकि अगर मुंबई का कोई मेयर बने तो मराठी समाज के निर्णय से बने, हिंदू समाज के निर्णय से बने, न कि जिहादियों के फैसले से बने। जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना AIMIM को बीजेपी की बी टीम बताकर वारिस पठान के बयान पर बाउंसर मार रही है। देखिए, वारिस पठान जी स्वयं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। सभी को पता है कि मुंबई का महापौर मराठी होगा, हिंदू होगा। जानबूझकर हिंदू मुसलमान करवाना, बीजेपी के लिए बैटिंग करना, ये वारिस पठान जी और उनकी पार्टी को शोभा देता है।
इससे पहले भी AIMIM के वारिस पठान मुंबई में मुस्लिम मेयर के सपने का इजहार कर चुके हैं, जिस पर बीजेपी के नितेश राणे बेहद तल्ख पलटवार कर चुके हैं। और आई लव महादेव मानने वाला ही व्यक्ति मुंबई का महापौर बनने वाला है। बाकी आई लव वाले पाकिस्तान इस्लामाबाद में गेट आउट हो जाए, कोई रोकेगा नहीं उनको। हमको वैसे ही मुंबई में गंदगी नहीं चाहिए। अब सवाल ये है कि BMC के चुनाव में हिंदू मुसलमान सिर्फ ध्रुवीकरण का नमूना है या फिर इसके पीछे वाकई वो चिंता है जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की उस रिपोर्ट से जाहिर हुई है, जिसके मुताबिक मुंबई में आबादी का अंकगणित तेजी से बदल रहा है। 1961 में इस शहर में 88% हिंदू और सिर्फ 8% मुसलमान रहते थे, लेकिन 2051 तक माया नगरी में हिंदू 54% रह जाएंगे, जबकि मुसलमान 30% हो जाएंगे। क्या AIMIM के वारिस पठान के मुस्लिम मेयर वाले अनुमान को इसी रिपोर्ट ने उड़ान दी है या फिर उनके बयानबाजी महज चुनावी तिकड़म भर है? जनहित में बात उन्नाव रेप कांड की। मुजरिम कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 दिन पहले रोक लगा दी, जिसे दोबारा लागू करने के लिए आज खुद पीड़ित हाईकोर्ट की दहलीज तक जा पहुंची। अदालत तक अपनी आवाज और आक्रोश पहुंचाने के लिए पीड़ित के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने धरना दिया है। नारेबाजी की गई, इंसाफ की गुहार लगाई गई। नारेबाजी की ये तस्वीरें दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर की हैं, जहां उन्नाव बलात्कार कांड के मुजरिम कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर रोक के खिलाफ महिलाओं ने आक्रोश का इजहार किया। इस इलाके में धरने की मनाही है, ऐसे में पुलिस ने इन महिलाओं को फौरन यहां से निकल जाने की हिदायत दी। चुपचाप जाना, चुपचाप, बिना शोर मचाए। बावजूद इसके प्रदर्शनकारी महिलाएं नहीं मानी, दिल्ली हाईकोर्ट से इंडिया गेट की तरफ कूच किया। लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने ही 23 दिसंबर को सेंगर की सजा पर रोक लगाई थी। ऐसे में अब पीड़ित के लिए इंसाफ मांग रही महिलाओं ने कोर्ट से फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की है। देखिए, हाईकोर्ट ने ही तो हमें ये फैसला दिया कि उसको बाहर कर दिया जाए, तो हम हाईकोर्ट से के पास ही तो आएंगे। ये न्याय का मंदिर है, अन्याय अगर अन्याय यहाँ हुआ है तो न्याय भी यहीं से होगा ना। हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन करने खुद पीड़ित भी पहुंची थी, लेकिन उसे सुरक्षा की खातिर बस से बाहर नहीं आने दिया गया। कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, जज साहब को छुट्टियां पड़ गई, जज साहब को घर से बुलाया जाए ताकि हम उनसे सवाल कर सके। मेरा भी अधिकार है करने का, ठीक, वकीलों का अधिकार नहीं है, वकील की बात नहीं सुनते जज साहब, लेकिन एक पब्लिक का, जनता का अधिकार है कि जज साहब से सवाल करके पूछे। अदालत के फैसले से नाराज इस कदर है कि पीड़ित और उसकी मां तो जजों को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। हाई कोर्ट बंद रहेगा जब तक का हम धरना प्रदर्शन करेंगे, जब तक का हाई कोर्ट नहीं खुलेगा। 8 दिन में खुलेगा, महीना में खुलेगा, 6 महीने में खुलेगा, तब तक का हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हम जाएंगे नहीं, चाहे अपने बच्चे लेके यहाँ जान दे दें। सेंगर के फैसले पर रोक से गुस्सा लाजमी है। 2017 के उन्नाव रेप केस में BSP, SP और बीजेपी से विधायक रह चुके कुलदीप सिंह सेंगर को 2019 में निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उसने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी। इस पर 23 दिसंबर को अदालत ने सख्त शर्तों के साथ सेंगर की सजा निलंबित कर दी थी। हालांकि पुलिस हिरासत में पीड़ित के पिता की मौत के मामले में सेंगर 10 साल जेल की सजा काट रहा है। ऐसे में रेप केस में राहत मिलने के बावजूद वो तिहाड़ जेल में बंद है। हालांकि सेंगर को हाईकोर्ट से राहत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुका है। ऐसे में अब पीड़ित समेत पूरे देश को सबसे बड़ी अदालत से इंसाफ की आस है।
जनहित पे बढ़ेंगे आगे और लेकर चलते हैं आपको तहजीब के शहर लखनऊ, जहां इस वक्त मेरी मौजूदगी है। वहां से आ रही तस्वीरें नवाबों के शहर को शर्मसार कर रही हैं। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का कल ही उद्घाटन हुआ और स्वागत के लिए वहां लगे गमलों को कार्यक्रम के बाद लोग चुरा कर चलते बने। वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीर नंबर 1, ये अपना ही है, मोदी का है तो अपना है। तस्वीर नंबर 2, चोरी करना नहीं, सारे लोग उठा रहे तो हमने कहा वेस्ट हो जाएगा तो इससे बढ़िया घर में लगाएं। तस्वीर नंबर 3, गिराना नहीं, एक पार्टी तो कर रहा है। हाँ, रुक जा। तस्वीर नंबर 4, आपने गमला क्यों चोरी किया? गमला उठाइए क्योंकि आप लखनऊ में हैं। गुरुवार को प्रेरणा स्थल के बाहर लगे गमलों की चिंता में पूरा शहर कल शाम से ही सड़क पर उमड़ पड़ा। लखनऊ वासियों को चिंता सता रही थी, कहीं भूख प्यास से पौधे सूख ना जाएं। कोई कार में, कोई ऑटो बुक कर, कोई थैले भर भर कर जितना ले जा सकता था उठाकर ले गया। इन्हीं शख्स को देख लीजिए, बाइक में गमला सेट करने की कोशिश में लगे हैं। कैमरे में चोरी पकड़ी गई तो लखनवी शिष्टाचार में ऐसी बात बोल गए कि नगर निगम 2 गमले इनके घर पर भिजवा देगी। क्या कर रहे हैं भाई साहब? भाई साहब ले नहीं रहे हैं, केवल ऐसे देख रहे हैं। मोदी जी ने कहा जो मेरे स्वागत में आया वो सब आप ही का है। हाँ, ये अपना ही है, मोदी का है तो अपना है। बस एक भी नहीं ले जा पाएंगे, कोई रखने की जगह ही नहीं है। ये लीजिए, वापस रख दिया। अस्पताल से लौट रही 2 महिलाएं भी पौधों को निहार रही हैं। फिर मौका देखते ही 2-3 गमले कब्जे में कर लिए गए। चोरी करना नहीं, सारे लोग उठा रहे तो हमने कहा वेस्ट हो जाएगा तो इससे बढ़िया घर में लगाएं। तो इससे खराब होने से अच्छा है कि गमले में लगाएंगे तो थोड़े दिन तक चलेंगे। लखनऊ में गमला चोरी होने की तस्वीर कल रात से ही आने लगी, जो आज सुबह तक जारी रही। सुबह यूपी पुलिस और प्राधिकरण की टीम गमलों की पहरेदारी में जुटी दिखी। लखनऊ विकास प्राधिकरण का दावा है कि लखनऊ वासी 5000 से ज्यादा गमले साफ कर चुके हैं। नगर निगम की टीम बाकी बचे गमलों को उठाकर वापस उद्यान भेज रही है। लखनऊ वालों की इन हरकतों से मेयर सुषमा खरकवाल खफा हैं, चाहती हैं कि गमला चोरी करने वालों की तस्वीर पोस्टर पर छापकर चौराहे पर टांग दी जाए। जिन लोगों ने शहर का नाम शर्मसार किया है, सर झुकाया है, बदनामी किया है कि लखनऊ में ऐसे लोग रह रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे लोगों के पोस्टर लगने चाहिए। दरअसल ये गमले गुरुवार को राष्ट्र प्रेरणा स्थल और आसपास के इलाकों में लगे थे ताकि इलाके की सुंदरता में 4 चांद लग जाए। लेकिन गमले की चोरी वाली तस्वीरों ने पूरे लखनऊ को शर्मसार कर दिया है। और अब बिहार की राजनीति का रुख करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में टूट की चर्चा कल से वायरल हो रही है। अब इसमें विपक्ष ने नया एंगल निकाला है कि सहयोगी दलों को तोड़कर बीजेपी नीतीश को सीएम की कुर्सी से हटाने की रणनीति बना रही है। वैसे उपेंद्र कुशवाहा ने किसी भी तरह की टूट से इनकार किया है, लेकिन एनडीए की कलह ने ठंड के इस मौसम में शांत पड़े बिहार का सियासी पारा गर्मा दिया है। दो दिन पहले की इन तस्वीरों ने बिहार की सियासत में उबाल ला रखा है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 4 में से 3 विधायकों ने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की है। मिलने वालों में विधायक माधव आनंद, विधायक रामेश्वर महतो और विधायक आलोक सिंह शामिल रहे। कुशवाहा की पार्टी में कुल 4 ही विधायक हैं। इन तीनों के अलावा चौथी उनकी पत्नी स्नेहलता है। कहा जा रहा है कि कुशवाहा ने अपने विधायकों को लिट्टी चोखा की पार्टी के लिए बुलाया था, जबकि तीनों विधायक वहां ना जाकर नितिन नबीन से मिलने पहुंच गए। अब विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी सहयोगी दलों को तोड़कर नीतीश को बेदखल करने वाली है। अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और ऐसे भी प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने दे दिया है संदेश, साफ साफ कम्युनिकेट करा दिया है कि अब स्वास्थ्य लाभ लीजिए,
अब ज्यादा ठीक नहीं है, अब रहने दीजिए। भाजपा ने बहुत दिन तक आपको ढोया, भाजपा को ढोइए। कहानी कुछ ऐसी है कि उपेंद्र कुशवाहा ने पिछले महीने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनवा दिया और ये फैसला विधायकों की सहमति के बगैर लिया गया। तभी से पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि कुशवाहा कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। सवालें आ रही हैं आपकी विधायकों को लेकर सर। आपको सवाल किया है, आपसे सवाल किया है, तो क्यों आप लोग, जब आपसे सवाल किया ही नहीं तो क्या आलतू फालतू सवाल पूछ रहे? चलिए, आप लोग कोई सवाल ही नहीं। अब बगावत की इस कथित स्क्रिप्ट को नंबर में आगे निकलने की होड़ से जोड़ा जा रहा है। 89 विधायकों के साथ अभी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। 85 विधायकों के साथ जेडीयू दूसरे नंबर पर है। बिहार की सियासत में हफ्ते 10 दिन से एक खबर चर्चा में है कि जेडीयू विपक्षी विधायकों को तोड़ सकती है। कांग्रेस से लेकर एआईएमआईएम, बीएसपी, आईआईपी रडार पर है। ऐसा होते ही जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी। इसी कड़ी में चर्चा है कि कुशवाहा की पार्टी पर बीजेपी भी नजर रखे हुए है। भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में अपनी संख्या ही बढ़ानी होगी तो राष्ट्रीय जनता दल के तो विधायक अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर ही रहे हैं। एक नालायक युवराज के अंडर में काम करना किसी को पसंद नहीं है। बिना आग के धुआं उठता नहीं है। वैसे भी बिहार में इस तरह की सियासी घटनाएं होती रहती हैं। पिछली बार तो वीआईपी, एआईएमआईएम, बीएसपी और एलजेपी के विधायक पाला बदल कर खेल कर चुके हैं। इस बार देखिए खरमास के बाद क्या खेल होता है। और अब वक्त है आज की जनहित रिपोर्ट का, जिसमें बात यूपी में जारी ब्राह्मण पॉलिटिक्स की, जिसने ठाकुर बनाम ब्राह्मण का रंग ले लिया है। असल में ये रंग चढ़ाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, जिसके पीछे है एक तारीख। 23 तारीख को बीजेपी विधायक पंचानंद पाठक के घर पर एक बैठक हुई, जिसमें 40 ब्राह्मण विधायक शामिल हुए थे। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस पर नाराजगी जताते हुए विधायकों को चेतावनी दे दी है। विपक्ष अब इसी पर सवाल उठा रहा है और पूछ रहा है, ऐसी चेतावनी तब क्यों नहीं दी गई थी जब बीजेपी के ठाकुर विधायकों की बैठक हुई थी। बीजेपी ने इसका जवाब देकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश तो की है, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल उठ खड़ा हुआ है कि कहीं यूपी का 27 का रण ठाकुर बनाम ब्राह्मण तो नहीं होने वाला। इसी पर देखिए आज का जनहित स्पेशल। क्या यूपी बीजेपी के ब्राह्मण विधायक हाशिए पर हैं? क्या यूपी बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों के साथ पक्षपात हो रहा है? क्या यूपी बीजेपी के ब्राह्मण विधायक योगी सरकार से नाराज हैं? क्या यूपी में 2027 का चुनावी रण ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण होने वाला है? ये सवाल बेवजह नहीं है। इन सवालों के पीछे है ये तस्वीर। इस तस्वीर में जो नजर आ रही हैं, वो यूपी बीजेपी के विधायक हैं। खास बात यह है कि ये सभी ब्राह्मण हैं। इस तस्वीर ने उत्तर प्रदेश की सियासत में ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण का चैप्टर फिर से खोल दिया है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद बीजेपी के नए बने प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी नाराज हैं। उन्होंने अपने इन ब्राह्मण विधायकों को कड़ी चेतावनी दी है, जिस पर अब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष क्या सवाल खड़े कर रहा है? क्योंकि इस तस्वीर के सामने आने के बाद ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण हो रहा है। यूपी में शुरू हुई इस सियासत को समझने से पहले आपका ये जानना जरूरी है, ये बैठक कहां हुई और क्यों हुई। 23 दिसंबर की शाम विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के बीच कुशीनगर के बीजेपी विधायक पंचानंद पाठक के लखनऊ आवास पर यह बैठक हुई। मौका पंचानंद पाठक की पत्नी के जन्मदिन का था। बैठक को नाम दिया गया सहभोज। इस बैठक में बीजेपी के 40 विधायक शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में पार्टी में
ब्राह्मणों की उपेक्षा, जाति की राजनीति में ब्राह्मणों की दबती आवाज, ब्राह्मण विधायकों की बातों को पार्टी में अनसुना किया जाना, ब्राह्मणों के बदले क्षत्रियों को पार्टी में ज्यादा तवज्जो मिलने पर चर्चा हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक में इस बात पर भी बात हुई कि संघ, बीजेपी और संगठन में ब्राह्मण समाज का कोई भी बड़ा या जिम्मेदार पदाधिकारी नहीं है जिसके पास जाकर समाज के लोग अपनी बात रख सकें। ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम तो बनाया गया, लेकिन ताकत नहीं दी। पहले तो पार्टी ने इस बैठक पर कोई स्टैंड नहीं लिया। मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक ने खामोशी की चादर ओढ़े रखी। लेकिन जैसे जैसे इस बैठक का कारण छन छन कर सामने आने लगा, विपक्ष सवाल उठाने लगा, बीजेपी की अंदरूनी कलह से जोड़ने लगा, मुद्दा गर्म होने लगा, पार्टी एक्शन में आ गई। पंकज चौधरी ने इन ब्राह्मण विधायकों को चेतावनी तक दे डाली जो बेहद तल्ख थी। हाँ, पंकज चौधरी ने अपनी इस चेतावनी में कहीं भी ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन संदेश जहां पहुंचना था वो पहुंच गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आगाह किया है कि इस तरह की किसी भी नकारात्मक राजनीति का शिकार न बने। भारतीय जनता पार्टी के संविधान या आदर्श के अनुरूप ऐसा कृत्य है ही नहीं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता परिवार या वर्ग विशेष की राजनीति में विश्वास नहीं करता। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके आगे पंकज चौधरी ने जो कहा, सियासत की सुई वहीं से मुड़ गई। पंकज चौधरी ने कहा, कुछ जनप्रतिनिधियों ने विशेष भोज पर समाज को लेकर चर्चा की है। हमने उन जनप्रतिनिधियों के साथ सतर्कता से बातचीत की है। सभी को साफ शब्दों में कहा गया है कि ऐसी कोई भी गतिविधि बीजेपी की संवैधानिक परंपराओं के खिलाफ है। अगर भविष्य में ऐसी गतिविधियों को दोहराया जाएगा तो उसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। विपक्ष ने पंकज चौधरी की अपनी विधायकों को दी गई इस चेतावनी को तुरंत लपक लिया और इसे बीजेपी के ठाकुर विधायकों की बैठक से जोड़ते हुए ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर का रंग दे दिया। बीजेपी के ठाकुर विधायकों की बैठक 11 अगस्त को मॉनसून सत्र के दौरान लखनऊ के 5 स्टार होटल में हुई थी। इसमें समाजवादी पार्टी के बागी विधायक भी शामिल हुए थे। होटल क्लार्कसवर्थ में हुई इस बैठक को कुटुंब परिवार का नाम दिया गया था। इसमें उत्तर प्रदेश के कुल 49 विधायकों में से करीब 40 विधायक शामिल हुए थे। तब किसी ने इसे बर्थडे पार्टी बताया तो किसी ने कहा कि ठाकुर रामवीर की जीत का जश्न है। अब विपक्ष इसी को ब्राह्मण विधायकों की बैठक से जोड़कर सवाल दाग रहा है, पूछ रहा है। ब्राह्मण विधायकों से सवाल किया गया, लेकिन ठाकुर विधायकों से नहीं। कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी में ब्राह्मणों को दबाने की कोशिश हो रही है, तो समाजवादी पार्टी ब्राह्मण विधायकों को अपनी पार्टी से जोड़ने का ऑफर दे रही है। दम भरा जा रहा है, उनकी पार्टी में ब्राह्मणों का पूरा सम्मान होगा। ब्राह्मण समाज के लोग जो दुखी हैं हमारे साथ आए और हमारे साथ आने पर उन्हें पूरा सम्मान देने का काम हम लोग करें। जब कुटुंब परिवार की बैठक होती है तब कोई कार्रवाई नहीं होती, न उनको कोई धमकी दी जाती है। अगर ब्राह्मण भूमिहार के विधायकों ने बैठक कर लिया, आपसी औपचारिक बातचीत कर लिया, तो प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को बड़ी दिक्कत हो रही है। ब्राह्मण बैठ के आपस में बातचीत कर लिया तो कोई अपराध तो किया नहीं है, लेकिन ये भाजपा डरी हुई है। सबका स्वागत करूंगा, अगर आए तो मैं सबका स्वागत करूंगा। आवाज नहीं आएंगे तो कल तो इनको आना है। संवाद नहीं हो रहा, समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, दबाने की कोशिश है। 2027 में जनता हिसाब किताब करेगी। बीजेपी की तरफ से भी विपक्ष के वार पर पलटवार करने में ज्यादा वक्त नहीं लिया गया। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ये बताएं कि मुसलमानों में जातियां क्यों नहीं ढूंढते हैं। वो अशरफ हों, चाहे सैयद, शेख, पठान, मुगल हों या अजलाफ हों, अंसारी है, कुरैशी है, मंसूरी है, सलमानी है, रंगरेज है, उनकी जातियों में क्यों नहीं जाते। तो जातियों की चर्चा जो लोग करना चाहते हैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि बिल्ली के भाग से सीका नहीं फूटता और गिद्ध के चाहने से इंसान नहीं मरता। इनको जो है अपने अंदर झांक लेना चाहिए। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तिन तैसी।
4 क्षत्रिय मिल जाएं या 4 ब्राह्मण मिल जाएं, 50 लोग बैठ जाएं, आपस में हालचाल करें, चर्चा करें, इसमें मैं कुछ नहीं देख रहा हूं, कुछ गलत मैं नहीं देख रहा हूं। लेकिन सवाल ये है कि पंकज चौधरी को इस बैठक के बाद विधायकों को चेतावनी क्यों देनी पड़ी? आखिर उनके संदेश के मायने क्या हैं? क्या वाकई यूपी बीजेपी में ठाकुर और ब्राह्मणों में वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई है? क्या बीजेपी को डर है इसका फायदा विपक्ष उठा सकता है, जिसका नुकसान उसे 2027 के विधानसभा चुनाव में होगा? पंकज चौधरी ने अपने अध्यक्षीय दायित्व का निर्वहन करते हुए पार्टी लाइन के हिसाब से उन्होंने कहा कि ये उचित नहीं है, और ये सही भी है। किसी भी पार्टी के लिए जातिवार बैठकें बिल्कुल उस पार्टी के एजेंडे, उस पार्टी के हित और उस पार्टी के समीकरण के लिए ठीक नहीं होती हैं। मुझे लगता है कि मौजूदा अध्यक्ष ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है और किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को यही करना चाहिए था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जब भी जातीय समीकरणों को लेकर कोई हलचल होती है तो अपोजिशन मजा लेता है, और अपोजिशन वही कर रहा है। इस बीच ये जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ठाकुरों और ब्राह्मणों की ताकत क्या है और कौन किसके साथ खड़ा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 42 ब्राह्मण विधायक हैं, 7 ब्राह्मण मंत्री हैं। सबसे ऊंचे पद पर सिर्फ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं। दूसरी तरफ पार्टी में 45 ठाकुर विधायक हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत 8 मंत्री इसी समाज से आते हैं। विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता है यूपी की सत्ता में ठाकुरवाद चल रहा है। पीछे पीछे आरोप सीएम योगी पर भी लगाए जाते हैं, जबकि राजपूत और ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में लगभग बराबर है। ब्राह्मण को तो सत्ता का गेम चेंजर तक माना जाता है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी करीब 10% के आसपास है। 2007 में ब्राह्मणों ने बीएसपी की सरकार बनवाने में भूमिका निभाई थी। तब 41 ब्राह्मण बीएसपी से जीते थे। 2012 में ब्राह्मणों की एकजुटता से समाजवादी पार्टी को सत्ता मिली। 21 ब्राह्मण तब एसपी के जीते थे। 2017 और 2022 में ब्राह्मण बीजेपी के साथ गए तो बीजेपी सत्ता में आ गई। 46 ब्राह्मण दोनों चुनाव में बीजेपी से जीते थे। ब्राह्मणों को साधे रखने के लिए जब मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया गया तो साल 2017 में डिप्टी सीएम के तौर पे दिनेश शर्मा को लाया गया और बाद में 2022 में इसी कोटे से ब्रजेश पाठक को कुर्सी पर बैठाया गया। सीएसडीएस का आंकड़ा कहता है कि उत्तर प्रदेश में पिछली बार यानी 2022 में बीजेपी को ब्राह्मणों का 79% और राजपूतों का 87% वोट मिला। यानी बीजेपी को सत्ता में लौटने के लिए ब्राह्मण और राजपूत दोनों को समान तौर पर साथ लेकर चलना होगा। एक भी पहिया पंक्चर हुआ तो खेल खराब। क्या बीजेपी के राजपूत क्षत्रिय या कुरवंशी क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण समुदाय या इसके बाद कोई और समुदाय के लोग बैठक नहीं करेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश में तो जाति के आधार पर पार्टियां हैं और वो खुलेआम राजनीति करती हैं, तो ये कोई जाति को लेकर कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन पार्टी के समीकरण कई बार बिगड़ने लगते हैं। 2027 के रण में वैसे तो अभी साल भर का वक्त है, लेकिन सियासत का दस्तूर कहता है आपकी एक चूक आपको चुनाव हरा सकती है। बीजेपी ऐसी कोई चूक करने के मूड में नहीं है जिसका फायदा विपक्ष को हो। इसीलिए वो तुरंत ही विपक्ष के हमले के काट में लग गई, जिसका सबूत इन 2 तस्वीरों से मिलता है। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में 65 फीट ऊंची इन तीनों प्रतिमाओं का अनावरण किया था। ये प्रतिमाएं अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हैं। तीनों ब्राह्मण हैं और आज पीएम मोदी ने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की, जो ब्राह्मण हैं। मतलब साफ है, संदेश साफ है। बीजेपी ऐसा कोई छेद खुला नहीं छोड़ना चाहती जहां से विपक्ष सेंध लगा सके। खबरों में बढ़ते हैं आगे। मुनीर ने भले ही शहबाज शरीफ को ब्लैकमेल कर फील्ड मार्शल की उपाधि हथियार ली हो, लेकिन उसके कायराना चरित्र से पूरी दुनिया वाकिफ है, जिसका नया सबूत सामने आ गया है। खबर है ऑपरेशन सिंदूर का डर मुनीर को इस कदर सताया हुआ है कि हर वक्त बुलेट प्रूफ जैकेट में घूमता है। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं।
गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। इस डायलॉग का प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है। दहशतगर्दी की वर्दी के अंदर पाकिस्तान का कायर फील्ड मार्शल बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है। मुनीर की वर्दी पर पड़ी ये सिलवटें मुनीर के माथे की शिकन का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर के 8 महीने बाद भी मुनीर खौफ के साए में जी रहा है। असीम मुनीर की यह तस्वीर लीबिया दौरे की है, जब मुनीर अपने समकक्ष से मिल रहा था, गले पड़ रहा था। ये तस्वीर उसी वक्त कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि वो वर्दी के अंदर मुनीर ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है, जिसने दुनिया के सामने पाकिस्तान के डर को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान में तो चर्चा यहां तक है कि असीम मुनीर जैसे जैसे पावरफुल हो रहा है, उसका खौफ का स्केल बढ़ता जा रहा है। मुनीर को डर है कि कहीं उसका हश्र भी पूर्व जनरल जियाउल हक जैसा ना हो जाए। और अब आज का जनहित मंत्र। इंसान विकल्पों का आदी है। विकल्प मिलते ही उसे पुराने में कमियां और नए में खूबियां नजर आने लगती हैं। इसी के साथ जनहित में लखनऊ से दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।